नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस के इस एडिशन में हम फोकस करने वाले हैं एमएसएमईज के वर्किंग कैपिटल के पहलू पर। इस मोर्चे पर डेवलपमेंट्स को एनालाइज करते हुए हम स्मॉल बिजनेसेस के लिए नई संभावनाएं तलाशने पर जोर देंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लुधियाना से उपकार सिंह आहूजा, प्रेसिडेंट सीआईसीयू, और हैदराबाद से के रमा देवी, प्रेसिडेंट एलीप। आप दोनों का शुक्रिया। उपकार साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। जिस तरह से एमएसएमईज का इकोनॉमी में अहम योगदान तो है, लेकिन उद्यमियों का मानना है कि फॉर्मल सोर्सेज से क्रेडिट को लेकर जो इश्यूज रहते हैं वो उनकी क्षमताओं को अनलॉक करने से उन्हें रोकते हैं। आपका क्या मानना है? तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विजन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो पूरा होने में जो मेजर दिक्कत आती है, इंडस्ट्री तभी ग्रो कर पाएगी, हमारे पास कैपेसिटीज नहीं है। अगर हम चाइना से कंपेयर करते हैं और दूसरे कंट्रीज भी, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम बड़े स्ट्रांग हो रहे हैं एशियन कंट्री, तो जैसे हम साइकिल की बात करते हैं, जो चाइना मैन्युफैक्चर करता है हम उसका 10% मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है यहाँ पे, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ फंड बहुत ज्यादा कमरसम है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि गवर्नमेंट ने बड़े मेजर्स लिए हैं, फिर भी जो फंड मिलने का है ना, मैंने किसी अपने चाइनीज बिजनेसमैन से एक बार बात की तो कहता है हम तो एप्लीकेशन देते हैं तो विद इन 2-3 डेज वी गेट द फंड्स, और यहाँ पे महीनों महीनों लग जाते हैं। जब तक क्या है कि हमारे वो प्रोजेक्ट ही कई बार ड्रॉप हो जाते हैं या कस्टमर चला जाता है। सो गवर्नमेंट को खास तौर पे एक तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, एक कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए जो हमें इक्विपमेंट चाहिए उसका क्विक फाइनेंस चाहिए कि विद इन 3 डेज और विद इन 7 डेज वो क्लियर होना चाहिए। रमा जी, तो एक तरफ फॉर्मल सोर्सेज से क्रेडिट का पहलू है, वहीं इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक एमएसएमईज की क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छी रही। जनवरी टू नवंबर 22 में ऑन एवरेज ये करीब 30.6% रही है। आप इसको कैसे एनालाइज कर रही हैं? Actually, there's a growth path, like the credit delivery has improved a lot. The banking sector is doing a good. Access to credit is possible for MSME, but a little bit posh. Like what is happening around us is the demand is increasing this quarter also. Like 37 trillion is the demand for finance, whereas it's only 14.5 trillion is given as credit from formal sector, that is from banks. So there is a huge gap still existing, though there is a year-on-year credit delivery is improved a lot, but still the demand for credit is still we are feeling, and the industry is also suffering due to various factors of credit delivery mechanism. I think which led to this growth is there's so much happening with lot of schemes announced by Ministry of Finance. So like credit guarantee scheme, which is extended for MSME sector with 1% rate of interest, a less rate of interest. All this is helping MSME to borrow from banks, and banks are also even the deposits increased in the banking sector. So that meant unless they do business, they will not sustain their business. So this led to lending to the MSME sector. Various government policies are also in favor of MSME, but still there is a lot to do. The credit mechanism need to improve, and also this formal lending needs to be changed. They are more based on collateral based lending. उपकार जी, आप मौजूदा सिनेरियो में एमएसएमईज के वर्किंग कैपिटल इश्यूज को कैसे असेस करते हैं, साथ ही कैसे सपोर्ट की उम्मीद करते हैं ताकि एंटरप्रेन्योर्स स्केल अप कर सकें? तो क्या है कि 3 साल पिछले काफी अच्छे नहीं रहे बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, वार. So now I think industry is feeling that this financial year will be better than the previous years. But again, we need because 2-3 years sale either was flat or it was down, but now the sale is growing. So banks को चाहिए कि at least जो MSME को फाइनेंस करते हैं, या RBI को चाहिए कि उसको रीसेट करें, बिकॉज जो लोन मिलता है वो आपको सिक्योरिटी के बिना नहीं मिलता. कोलैटरल सिक्योरिटी अगर आपके पास 100 रुपए की है तो बैंक आपको
₹60 का लोन देता है, और जो आपकी बाकी चीजें हैं उसको वो कंसिडर नहीं करते, मशीनरी को कंसिडर नहीं करते एज सिक्योरिटी। तो इससे जो है, जो डिमांड है अभी एमएसएमई की बहुत ज्यादा है, और अब ये भी देखोगे कि जो एनपी है वो एमएसएमई में मिनिमम। सो बैंक्स को, आरबीआई को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि इनको जितनी जो इनकी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है, इनको प्रॉपर असेस करके और थोड़ा लीनियंट तरीके से देनी चाहिए। रमा जी, जिस तरह से एक मिसमैच रहा है बिटवीन क्रेडिट डिमांड एंड क्रेडिट सप्लाई, आप एमएसएमईज के क्रेडिट गैप पर क्या कहना चाहेंगे? Actually, there is a 37 trillion demand from MSME sector, but supply is only 14.5 trillion, and I mean is supplied. You know, because I'm in SLBC ban also, there is so much gap. Though the banker committee is, I mean, from RBI, the guidelines are very clear, but extending credit to MSME, they have some problems, issues like more NPAs, and the credit mechanism itself is very expensive for the banks, because there are tiny and small entrepreneurs. When we say MSME, it is micro. Micro is also involved. Even for giving a loan of even 10 lakhs, they have to spend a lot of money. That is expenditure incurred. So there is a hesitation from the banks also, from finance lending. I think these are the few issues, and also cumbersome procedures and lack of collaterals, and more NPAs, and awareness among even I feel bankers, need to take it into consideration that entrepreneurship is the need of the hour, and the policy of the government is to help startups and particularly women entrepreneurs. So that kind of a friendly approach. So this is giving a competitiveness to our public banks. So there is an a sense like we may have a better days of flow of credit, and even government policies towards extending credit guarantee to the micro level also. उपकार साहब, लेंडर्स का ट्रेडिशनली फोकस कोलैटरल बेस्ड लेंडिंग या यूं कहें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आधार पर रहा है। आप कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग को कैसे देखते हैं? देखिए, ये अच्छा हेल्पफुल हो सकता है, और अभी काफी नए प्रोडक्ट जैसे बिल डिस्काउंटिंग के प्रोडक्ट्स आए हैं, तो उससे कुछ मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ इम्प्रूवमेंट्स होंगी। पर जो हमारा मेन अभी भी फोकस रहता है ना, कैपेसिटी एनहांसमेंट पे जो लैंडिंग है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है, जबकि वो सबसे जल्दी मिलनी चाहिए। और बैंक्स को मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट जो एग्जिस्टिंग लिमिट है उनकी 30% लिमिट सबकी एनहांस कर देनी चाहिए, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स, ताकि वो फ्रीली काम कर सकें और अपनी आने वाले टाइम में, क्योंकि एमएसएमई में ग्रोथ का स्कोप काफी ज्यादा है। पूरी दुनिया अपना सप्लाई चेन रियलाइन कर रही है, और वो इंडिया को एक बड़ा एज मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन देखा जा रहा है। सो आई थिंक गवर्नमेंट शुड डू समथिंग, और आरबीआई शुड एट लीस्ट 30% जो उनकी एग्जिस्टिंग लिमिट्स है, अगर उनको बढ़ा दिया जाए तो इससे इंडस्ट्री को काफी राहत मिल सकती है। रमा जी, आप मानते हैं कुछ साल पहले तक लेंडर्स के काफी कंसर्न्स रहते थे एमएसएमईज के बुक्स को लेकर, पर आज की तारीख में क्रेडिट वर्दिनेस को इवैल्यूएट करना काफी आसान भी हो गया है और ये फास्ट भी हो गया है डेटा के कारण। जीएसटी हो, बैंक स्टेटमेंट्स हो, या फिर सिबिल को कनेक्ट कर लेंडर्स का कंफर्ट बढ़ जाता है। ऐसे में आप फिनटेक के पोटेंशियल को कैसे रीड करते हैं एमएसएमईज के नजरिए से? There is a great opportunity for fintech, and also now we shifted from this conventional lending. Conventional lending was causing hurdles for growth path, and this is one aspect which will clog the development of enterprises. Now bill discounts and focus on revenue growth, revenue generation, and also turnover based finance is taking place, and GST based finance is also taking place. These are some initiatives, and also at the same time you see the schemes like Stand Up India. It is online, it's online approval with the banks have their own appraisal mechanism today. So with that appraisal mechanism, the waiting period is cut down, and immediately they can say yes or no to the application, whatever the enterprise submits.
So this digital intervention is happening in appraisal system. Either you call it CIBIL or other mechanisms, whatever banks are using. There is a very good innovation happening in the appraisal mechanism, which is the need also, because otherwise, you need to wait whether even for 6 months, you will not know whether your application is acceptable or not. But today it is easy way, and there are various kinds of instruments introduced to support MSME sector in the form of, credit basing on their turnover. Right, ma'am. So these are very important aspects, and mostly they are all technically done, and it is easy process. So consultancy and all this also is not involved. So cost effectively delivery has improved. उपकार जी, डिलेड पेमेंट्स एक बड़ा कंसर्न एरिया रहा है। एमएसएमईज के लिए बजट में इसे एड्रेस करने के लिए कदम उठाया गया है। एमएसएमईज के पेमेंट्स को सेक्शन 43B के एम्बिट में लाया गया है। साथ ही डिडक्शन को तभी अलाउ किया जाएगा जब एक्चुअली पे किया जाएगा। इस पर आपको कैसे एमएसएमई से फीडबैक मिल रहा है? अभी देखिए, इसका इम्पैक्ट आना नहीं शुरू हुआ ज्यादा, और कई स्टेट्स का डिलेड पेमेंट एक्ट ऑलरेडी इन प्लेस है, मगर उस एक्ट में भी कई साल लग जाते हैं सेटल होने में। अगर आप कोई रिक्वेस्ट देते हो कि मेरी पेमेंट डिले है, तो उसको बड़ा लंबा प्रोसीजर है। इट इज नॉट ए शॉर्ट प्रोसीजर। मगर जो ये बैलेंस शीट में ऐड करने का है, तो आई थिंक इट विल गिव सम एडवांटेज। बट अभी तो जो इसके इफेक्ट ग्रास रूट पे अभी आने शुरू नहीं हुए। आई थिंक इन द कमिंग टाइम वी विल सी द गुड रिजल्ट। जी, पर आप मानते हैं ये सही दिशा में उठाया गया कदम है? इट इज अ गुड स्टेप। आई होप इट विल हेल्प दैट। रमा जी, आरबीआई ने जिस तरह ट्रेड्स के दायरे को एक्सपैंड करने की बात रखी है और प्लेटफॉर्म पर अब इंश्योरेंस कंपनीज भी होंगी, क्या आप मानते हैं इससे वर्किंग कैपिटल पर एमएसएमईज को एडिशनल सपोर्ट मिलेगा? Yeah, of course, this is a very good scheme. This trades under this trades, it enables a discounting of invoices, whatever we supplied to our suppliers, and there are institutions which will auction these invoices, and they immediately give us that whatever amount, it will be paid into the entrepreneur's account. So this trade is a very good initiative of government, and it is yet to take off in a big way, because there's a lot of gaps in the system which has to be done. Already there are 4, like bank and entrepreneur, and the middle is whoever the invoice is raised, what we call as customer, and also insurance. 4 of them need to come together, and this can really, trades is one way of avoiding NPAs due to delay in payments. So we are expecting a lot to happen in this aspect. The awareness is also not there, but even entrepreneurs need to know about this, and all 4 of them need to come together on one platform. अब हम आपसे फाइनल कमेंट्स लेंगे। रमा जी, पहले आपसे, एमएसएमईज में दरअसल जो इक्विटी कल्चर है, इसको बूस्ट करने के लिए कैसे मेजर्स की जरूरत है? One measure is like listing in stock exchange. BSE is one stock exchange which has come forward to list small enterprises. I think the stock exchange will enable small enterprises to get investment without paying much interest, and also startups. It's a great initiative. If they list in the stock exchange and get the investors to invest in their new initiative, it will help them than the traditional credit, because credit comes with a lot of rate of interest. So getting into, making MSME participate in stock exchange should be the road ahead. And that's one way of helping MSME sector, and also factoring services, like, providing them the discount and all that. These are also important. And private players are also coming into these factoring services. It will be a good initiative for giving the real required boost to sector. उपकार जी, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग की काफी एडवांटेजेस हैं, लेकिन एमएसएमई प्रमोटर्स के जहन में इसको लेकर कई सवाल रहते हैं, कई तरह की एप्रीहेंशंस रहती हैं कंप्लायंसेस को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे एमएसएमईज को? देखिए, जो हमने जो
मेजॉरिटी ऑफ जो एमएसएमई है देयर आर आइदर पार्टनरशिप कंसर्न और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। और स्टार्टिंग से हमने कभी ये नहीं सोचा था कि इसमें हम कोई इक्विटी लाएंगे, मगर अभी जो इक्विटी मार्केट है ये काफी सक्सेसफुल हो रही है और इसमें अभी 60,379 करोड़ है जो अभी इससे रेज हुआ है और आई थिंक 418 419 के करीब कंपनी लिस्ट हुई है टोटल इस पे। मगर ये बहुत अच्छा एक तरीका है कि हम अपना जो क्या कहते हैं अपनी स्ट्रेंथ है उसको इनकैश करें। और इससे क्या है, हमने लुधियाना में पीछे एक इवेंट कराया था एंड वी आर ट्राइंग टू नर्चर एटलीस्ट 20 कंपनीज टू मूव फॉरवर्ड टू बीएसई एसएम। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी कंपनीज है उनको हर वक्त फंड शॉर्टेज रहती है और ग्रो नहीं कर पाती। इससे जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो पाएगी एमएसएमई की। और मगर हमें अपना थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। जो इंडियन माइंडसेट है इक्विटी डिल्यूट करने में अभी ट्रस्ट नहीं करता, मगर व्हेन द बिजनेस साइज इंक्रीज यू कैन से 10-20x then I think it doesn't matter if you dilute the minor equity। so एक बहुत अच्छा टूल है और इसको इंडस्ट्री को अडॉप्ट करना चाहिए और इसकी मैक्सिमम अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। तो इतना ही समय था। उपकार सिंह आहूजा साहब और के रमा देवी जी, आप दोनों का ही शुक्रिया। फिलहाल वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम एक ऐसी कंपनी के सफर का जायजा लेंगे जिसने लिस्टिंग का रुख किया। उनकी कहानी आपको कुछ बताएगी, सिखाएगी। हम जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अमित मोदक से, जो पीएनजी एंड सन्स के सीईओ हैं। इनकी कंपनी पीएनजीएस गार्गी फैशन ज्वेलरी लिमिटेड की काफी दमदार लिस्टिंग रही और ये एक मल्टी बैगर एसएमई आईपीओ रहा है। अमित जी, एसएमई एक्सप्रेस में हमें ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। Yes, thank you, sir. Thank you for giving opportunity to meet the viewers. अमित जी, गार्गी इज अ न्यू ब्रांड बाय पीएन गार्गिल एंड सन्स। आपका डेब्यू दमदार रहा है। एसएमईज के साथ इसको लेकर आप अपने अनुभव और लर्निंग्स शेयर कर सके। Yes, गार्गी फैशन ज्वेलरी ये जो ब्रांड है ये पीएन गार्गिल एंड सन्स के प्रमोटर्स जो है गोविंद गार्गिल और रेणु गार्गिल जी, इन्होंने लॉन्च किया है। ये लॉन्चिंग उन्होंने किया था नवंबर 21 में और आईपीओ आया था दिसंबर 22 में। एक्चुअली ये नया सेगमेंट है ऑल टुगेदर फॉर द मार्केट इन अ कॉर्पोरेट वे और द ऑर्गेनाइज वे, क्योंकि आज के दिन में अगर आप फैशन ज्वेलरी मार्केट देखेंगे तो ये तो रोड साइड कॉर्नर शॉप्स में चलते हैं, उसके साथ कोई ब्रांड जुड़ा हुआ नहीं रहता है या कोई बड़ा नाम जुड़ा हुआ नहीं रहता है। इट्स अ अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट ऑल टुगेदर। ये हम लोगों ने पहली बार ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने की कोशिश की है, उसको ब्रांडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है, उसको क्वालिटी का एश्योरेंस देने की कोशिश की है नाम के साथ में। क्योंकि पीएन गार्गिल एंड सन्स ये 190 साल से ज्यादा साल पुराना ब्रांड है, पीएनजी ब्रांड उनकी एक कंपनी है। तो वो दायरे में काम करते हुए क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों को मिल रहा है, ये बताने के लिए हमने उसको साथ ही साथ में एक ही साल के अंदर में लिस्टिंग करवाया। अमित जी, लिस्टिंग्स को लेकर आगे बढ़ते समय आपकी क्या सोच रही थी? दरअसल आपने गार्गी को ही क्यों चुना? ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेगमेंट में है, इसको तो 2021 में ही लॉन्च किया गया था। इसको इसलिए चुना कि एक फुटप्रिंट होना चाहिए कि कॉर्पोरेट जगत में एक फैशन ज्वेलरी का लिस्टेड कंपनी होना, इसमें ही एक कोई माइलस्टोन है। तो वो माइलस्टोन अचीव करना चाहते थे कि आज के दिन में देयर इज नो पीयर। हम जब आईपीओ के लिए डीआरएचपी बना रहे थे मर्चेंट बैंकर के साथ में, तो उन्होंने पूछा था कि कंपैरिजन में पीयर किसको देना है, तो देयर वाज नो पीयर अवेलेबल इन दिस सेगमेंट। छोटे पी पे ये लाके इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दिया, क्योंकि आज के दिन में पीयर नहीं है तो लोग सोचेंगे कैसे कि इसका क्या होना चाहिए जस्टिफिकेबल पी। तो एकदम रीजनेबल पी पे लाए तो इन्वेस्टर को एक कमाने के लिए संधि मिल सकती है, उसमें पैसा जुटाने के बाद उस पर कुछ अच्छे खासे रिटर्न्स मिलाने की संधि हो सकती है। एंड नया था तो लोग भी हमारे साथ वेंचर ही करने वाले थे। अमित जी, एसएमईज लिस्टिंग के लिए आगे तो आ रहे हैं, लेकिन संख्या सीमित है। एसएमई प्रमोटर्स काफी हिचकिचाते हैं। आप एसएमई एक्सप्रेस के जरिए एसएमई कम्युनिटी के साथ क्या शेयर करेंगे?
फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, वो लोग सब ये बिजनेस चलाते हैं। उनके पास कोई उनके इंसेस्टर की कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं रहती है, बड़ा फंड्स नहीं रहता है, तो उनको फंड रेज करने के हिसाब से एसएमई प्लेटफॉर्म के जरिए फंड जुटाना जरूरी है। वो फंड जुटाने के बाद एक बार वो ट्रांसपेरेंट बन जाते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आ जाते हैं, तो बैंक्स भी अपने आप उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से लेंडिंग करना चालू कर देती है, अच्छे रेट पे लेंडिंग करना चालू कर देती है। दूसरा होता है सीएफओ, सीईओ या एमडी रखना, ये तीन में से एक कोई रखना। तो ये दो केएमपीज होते हैं और वो केएमपीज के ऊपर कोई जिम्मेदारी होती है, जैसे कि डिस्क्लोजर्स की जिम्मेदारी है कि एक्सचेंज को या पब्लिक को हर चीज बतानी जो सेंसिटिव है, इंफॉर्मेशन है, जो बिजनेस को प्रभाव कर सकती है, बिजनेस के परफॉर्मेंस को प्रभाव कर सकती है, ऐसी सब चीजें ट्रांसपेरेंटली और टाइमली उनको कम्युनिकेट करनी है। एज फार एज रिजल्ट्स आर कंसर्न, एसएमई को कंसेशन दिया है एक्सचेंज ने कि बरस में 4 के बजाय आप 2 ही बार हाफ ईयरली रिजल्ट दे दीजिए। वो रिजल्ट आपको 60 दिन के अंदर देने पड़ते हैं। लिमिटेड रिव्यू, अनऑडिटेड रिजल्ट देंगे तो भी चलता है, लेकिन वो एक फॉर्मेट में रहते हैं, वो फॉर्मेट में आपको देना पड़ता है। एंड इफ योर इंटरनल कंट्रोल्स एंड अकाउंटिंग प्रोसेसेस आर रोबस्ट। चलते हुए अमित जी, आपने अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेक्टर में गैप्स को पहचाना, आप किस तरह से अब टारगेट्स लेकर चल रहे हैं, साथ ही गार्गी के फिजिकल फॉर्मेट्स पर क्या कहेंगे? आज के दिन में करीब 95 to 98% अनऑर्गेनाइज्ड ट्रेड है ये, जिसके बाद जो ट्रेड के पास कोई क्वालिटी का एश्योरेंस नहीं है, जो कोई ब्रांड का एश्योरेंस नहीं है, वो हम ये सेगमेंट में लाना चाहते हैं। और वी वांट टू क्रिएट अ सेगमेंट कि जहाँ पे ओरिजिनल जो गोल्ड और डायमंड के गहने हैं वो तो सेफ डिपॉजिट वॉल्ट के गहने हैं, हम ये वॉर्डरोब गहने बनाने चाहते हैं कि हर ड्रेस जो पहना जाता है वुमेन के तरफ से, लेडीज की तरफ से, उसको एक मैचिंग गहना होना चाहिए, फैशन ज्वेलरी होनी चाहिए। एंड इट इज गेटिंग रिप्लेस आफ्टर एवरी 2-3 years बिकॉज ऑफ द वैरायटी एंड आउटडेटेडनेस। जैसे कि अपने ड्रेस रिप्लेस हो जाते हैं, वैसे ही ये ज्वेलरी भी रिप्लेस हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। अमित मोदक, सीईओ पीएनजी एंड सन्स, हमें ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। एसएमई एक्सप्रेस के अगले एडिशन में हम एक नई थीम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल नमस्कार।